अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम एक 5.6 किलोवाट का सिस्टम कैलिफोर्निया में इंस्टॉल किया किसी ने, उसको रिव्यू करेंगे। फवाद बताएं 5.6 बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है। ऑन ग्रिड सिस्टम है ये, और ऑन ग्रिड सिस्टम में ज़रा डिफरेंट है पाकिस्तान और बाकी ग्लोबली हम देखते हैं तो वहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर्स नहीं लगते, वहाँ पे सेंट्रल इन्वर्टर्स लगते हैं जिसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। तो क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और उसमें आपके वैराइटीज़ भी अवेलेबल होती हैं, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर में ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। माइक्रो इन्वर्टर्स पाकिस्तान में, क्योंकि बाकी रीजन में भी जो रूफ्स है हमारे, वो माइक्रो इन्वर्टर्स उस पर सूट नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं होता हमें एक्स्ट्रा पैसे लगाने का। अच्छा यार, मुझे एक बात बताएं, ठीक है आप इन्वर्टर्स का बताते रहे, ये डिज़ाइन कर रहा है इनके लिए सिस्टम जी बिल्कुल, कि मैं इस तरह पैनल्स लगाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पैनल इधर को लगा रहा है, वो भाई साहब के पैनल उधर को लगे हुए हैं, मतलब जिसकी छत जिधर को है बस वहाँ को लगा लो पैनल। बिल्कुल ऐसा। तो हमें किन चक्करों में डाला हुआ है कि आप अपना एंगल निकाल लें, अपना एजमेट निकालें, अपना टिल्ट निकालें तो फिर ही चलेगा। अच्छा ये देखें, ये उनकी मतलब हमारा सूरज नहीं, उनका सूरज कहीं से भी निकल आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मसला ये है कि उनका रूफ़ का जो स्लोप है, रूफ़ के ऊपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर कोई नहीं बनाता। जब आप स्ट्रक्चर नहीं बना रहे तो आपका जो टिल्ट एंगल है वो रूफ़ के मुताबिक ही रहेगा। दूसरा, अब आपका ए शेप रूफ़ है, ए शेप रूफ़ में दो स्लोप्स होते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप उन दोनों स्लोप्स में से या इस साइड पे लगा लें या इस साइड पे लगा लें। आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप उन दो ऑप्शंस में से यूटिलाइज़ करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आप नीचे का राफ्टर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपने बोल्ट्स लगाने हैं, एल बोल्ट्स, उसको कहीं एंकर तो करना है ना। अब हम यहाँ पे वैसे नॉर्मली कंक्रीट में तो ये होता है कि आप नीचे फास्टनर लगाते हैं और कंक्रीट को कंक्रीट के साथ जोड़ते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तो फिर आप नीचे आरसीसी के साथ जोड़ते हैं। अगर आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, L2 स्टैंड है, तो फिर आप नॉर्मल फास्टनर से भी रोक सकते हैं। ये क्योंकि अब ये नीचे वुड का फ्रेम है, सारा वुड का स्ट्रक्चर है, तो शिंगल्स के नीचे, ये शिंगल्स तो पानी को फ्लो करने के लिए है। शिंगल्स के नीचे आप शिंगल्स को उतारेंगे नहीं, ये ऐसे ही ढूंढते हैं कि नीचे राफ्टर कहाँ है, और फिर उसमें ड्रिल करके राफ्टर के ऊपर एल बोल्ट लगाएंगे, एल ब्रैकेट लगाएंगे, ताकि एल ब्रैकेट के साथ पूरे जो रेलिंग स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम का वो रोका जाए। नॉर्मल सा प्रोसेस है। पर मुझे बात दोबारा समझाएं ज़रा कि ये तो आपने फिर मतलब सर से उतारने वाली बात करी ना, कि बेशक सूरज आए ना आए, 3 घंटे आए 2 घंटे आए, बस मेरी छत इस तरह की है तो बस मैं ऐसे ही पैनल्स लगा। बिल्कुल ऐसी, और आपने देखा इससे ज़्यादा फिर एफिशिएंसी भी नहीं आती और वो आपको याद है वहाँ एफिशिएंसी भी नहीं आती थी लोगों की। जितनी हमारे पाकिस्तान में सिस्टम्स की एफिशिएंसी आ रही होती है, उतनी एफिशिएंसी उनके सिस्टम्स में थोड़ी आती है। और अगेन उसमें भी एक ही गली के अंदर, एक ही स्ट्रीट के अंदर एक घर की ज़्यादा एफिशिएंसी और एक घर की कम एफिशिएंसी। वजह, एक का जो रूफ था वो ईस्ट डायरेक्शन में था, और एक का जो सोलर पैनल्स है वो साउथ डायरेक्शन में लगे हुए, और एक के नॉर्थ डायरेक्शन में लगे हुए। और अगेन उसकी वजह यही है कि उन बेचारों का अब ए शेप रूफ है, वो एस्थेटिक्स के पीछे भागते हैं। एस्थेटिक्स के पीछे फिर आपको कुछ लॉसेस तो करने पड़ते हैं, प्रोडक्शन लॉसेस। इसकी ज़रा क्वालिटी आप मेरा ख्याल गिरा दें, हैंग हो रही है, चल नहीं रही। ये क्या लगाना चाह रहा है? ये अब एल ब्रैकेट्स लग रहे हैं ताकि जो ऊपर रेलिंग स्ट्रक्चर है उसको रोका जाए। नॉर्मल से एल ब्रैकेट है, कोई स्पेशल आइटम नहीं है, नॉर्मल सा आइटम है। और उसके साथ अब आप देख सकते हैं शिंगल्स को उठा के उसके नीचे बेस प्लेट लगा के, और शिंगल्स को भी डैमेज ना किया जाए, ये भी कंसिडरेशन है। और ये भी कंसिडरेशन है कि अब जो पूरा रेलिंग का स्ट्रक्चर उसको कहीं एंकर भी तो करना है, उसको कहीं रोकना भी तो है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, ड्रिल करके नीचे फास्टनर, नीचे राफ्टर ढूंढ के जो लकड़ी के वुड के राफ्टर्स हैं उसके साथ ज्वाइन किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप प्लेट के ऊपर एल ब्रैकेट लगा के। एल्यूमिनियम के ब्रैकेट्स हैं, पाकिस्तान में भी यही यूज़ हो रहे हैं, और बाकी ग्लोबली भी नॉर्मल सा आइटम है जो कि ये डायरेक्ट भी रख सकता था, पर इसने अपनी भी ये प्लेट जो लगाई जिसको शिंगल कह रहे हैं आप, तो वो इसलिए किया ताकि वो ना हो जाए, बिल्कुल लीकेज ना हो। लीकेज ना, ये डायरेक्ट भी रख सकता था, जी ऑलरेडी शिंगल तो हुई लगी हुई थी। जी बिल्कुल, उसने ड्रिल किया तो थोड़ा सा सरफेस एरिया होने के लिए थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ा लिया, ताकि जो पानी का इनफ्लो है, बजाय इसके कि वो फिर इपॉक्सी लगा के साइड से रोकता, तो वो सब बड़ा कस्टमर बोलते भाई साहब पानी आ रहा है नीचे। बिल्कुल ऐसे, तो वो इस पे उल्टा और चलानी होता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो ब्रैकेट और शिंगल उसका प्लेट का जॉइन जो वो जहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा अच्छी हुई। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं रेलिंग्स का फिक्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आता है, फिक्स लेंथ आती है, उसको लंबा करने के लिए आप जॉइनर्स जोड़ सकते हैं, और जितनी लंबी रिक्वायर्ड लेंथ है आपकी आप उसको बना सकते हैं। कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। और इसमें वही TZ से लगा लेते हैं। बिल्कुल, एल्यूमिनियम के क्लैम्प्स है, एल्यूमिनियम के क्लैम्प्स फैक्ट्री मेड आपको मिल जाते हैं, और ये फैक्ट्री मेड एल्यूमिनियम के जॉइनर्स हैं, जिसके थ्रू आप रेलिंग की जो लेंथ है उसको एलोंगेट कर रहे हैं। जितना लंबा आपने करना है आप कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियंस है, जो टेक्नीशियंस है, वो जो चार्ज करते हैं वो इतने पैसे चार्ज करते हैं कि जितना यहाँ पे पूरा सिस्टम में आप कह सकते हैं कि जितने स्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है 10 किलोवाट के स्ट्रक्चर की, वहाँ पे ये
मटेरियल की कॉस्ट, एग्जीक्यूशन सब मिला के उतना ये चार्ज करता है एक टेक्नीशियन, सिर्फ अपना लेबर। इलेक्ट्रिशियन तो वहाँ काफ़ी महंगे हैं। 5 किलोवाट के सिस्टम की हम बात करें, सिर्फ इस इतने से सिस्टम के लिए जो चार्ज करेगा वो रफली 3 से 4 हज़ार डॉलर आराम से चार्ज करता बिल्कुल है ले यार लेता अब है, वो। बिल्कुल। और 3 से 4 हज़ार डॉलर में तो बहुत पहले की वो थी। अब ये 1 से 2 बंदे आएंगे, ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो एक बंदा अगर जॉब करना चाहता है एक कर ले, अगर वो चाहता है अपने साथ हेल्पर लाए तो 2 बंदे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो अपना एंड टू एंड सिस्टम को एग्जीक्यूट करके और वो आपको चला के देंगे। 3 से 4 हज़ार डॉलर्स उनकी उसमें जो टेक्निकल चार्जेस हैं वो होते हैं। और उसमें दोनों चीज़ होते हैं, सोलर को भी वही इंस्टॉल करते हैं और आपके इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी वही करते हैं। बिल्कुल कंप्लीट एंड टू एंड सोलर इंस्टॉलर्स। बिल्कुल बिल्कुल एंड टू एंड आपको कंप्लीट करके देंगे। और उसके साथ फिर क्योंकि चार्ज करते हैं, प्रॉपर चार्ज करते हैं, तो फिर उसके साथ उनकी टूल्स और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो सारी साथ आती है। अब ये नॉर्मल सा प्रोसेस अलाइन कर रहे हैं रूफ़ के एंड से कि सारी रेल्स का जो डिस्टेंस है रूफ़ के एंड से वो बराबर हो। नॉर्मल सा प्रोसेस है, एक फिक्स लेंथ उन्होंने रखी है कि हमने इतने इंच वहाँ से छोड़ना है, तो वो सारी रेल्स को अलाइन कर रहे हैं कि बराबर लेंथ हो और बराबर वक्फा हो। ये 2 रेल्स है, ये 2 पेयर ऑफ रेल्स हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे 2 रोज़ लगेंगी सोलर पैनल्स की। इस रूफ़ के ऊपर 16 पैनल्स ये लगाना चाह रहे हैं। 10 पैनल्स एक साथ हैं और 6 पैनल्स अलग हैं, और टोटल 16 पैनल 2 रोज़ में 5.6 किलोवाट का जो सिस्टम है, 16 पैनल्स क्यों लगा रहे हैं क्योंकि पैनल्स छोटे हैं, पैनल्स की जो वोल्टेज है वो बहुत कम है। क्योंकि ये यूएसए है, ये कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया में यूएस में जो आपको सोलर पैनल्स जनरली मिलते हैं वो 650 वाट वाले नहीं मिलते जो हमें मिलते हैं यहाँ पे। 650 वाट के अवेलेबल नहीं है। एन टाइप बाइफेशियल, एन टाइप बाइफेशियल 650 वाट नहीं अवेलेबल वहाँ नॉर्मली जो आपको मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रही है वो छोटे पैनल्स की हो रही है, 450-400 वाट्स के। ये क्या लेके घूम रहा है भाई? ये माइक्रो इन्वर्टर है जिसके बहुत से लोग शहदाई हैं। अच्छा। और उनको लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल सॉल्व कर देगा। माइक्रो इन्वर्टर लगाएंगे और उनके तमाम मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये MC4 डायरेक्ट इस पैनल का MC4 आगे डायरेक्ट इसी में लग जाएगा। बस बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया। एक पैनल का एक माइक्रो इन्वर्टर है और हर पैनल के नीचे उसका माइक्रो इन्वर्टर लगेगा। अच्छा। और उसका फ़ायदा ये होता है कि हर पैनल का जो आउटपुट है वो DC से AC में कन्वर्ट हो जाता है बीनीथ दैट पैनल। ठीक है। मतलब उस पैनल के MC4 कनेक्टर की जो लेंथ है वहाँ से कनेक्शन होएगा, इसके साथ डायरेक्टली ये इसको DC टू AC कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। जो इसका आउटपुट निकलेगा वो AC आउटपुट निकलेगा। ठीक है। अब सारे के सारे पैनल्स सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, करंट टू करंट ऐड होता जाएगा और नीचे जो भी लाइन जा रही होगी वो आप उसको जाके अपने जो नॉर्मल कनेक्शन आप स्ट्रिंग इन्वर्टर का करते हैं फिर आप उसकी तरह ही करेंगे। यही कन्वर्टर थे, इन्होंने DC टू AC कन्वर्ट कर दिया। ये स्ट्रिंग इन्वर्टर की तरह ही काम करेंगे। ऑनरेड इन्वर्टर्स हैं ये। लाइट जाने पे बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? मतलब ये इसलिए लगाए, किस लिए लगाए, ये मुझे समझाए ना। इसका नॉर्मल सा फंक्शन है, देखें आपका जो सोलर पैनल है वो DC करंट प्रोड्यूस करता है और उसके जो वोल्टेज होते हैं वो भी DC होते हैं और जो उसका करंट प्रोड्यूस होता है वो DC होता है। बट क्योंकि अब आपने नेट मीटरिंग करनी है, आपने ग्रिड को बेचना है, तो ग्रिड के साथ सिंक करने के लिए आपको AC करंट और AC वोल्टेज प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब उसमें इशू ये है कि 2 ऑप्शंस होते हैं। स्ट्रिंग इन्वर्टर जो होता है वो सारे सोलर पैनल्स का जो आउटपुट होता है वो कनेक्ट करता है और आप उसको लाके इनपुट करते हैं इन्वर्टर के अंदर, और इन्वर्टर उस सारे के सारे इनपुट को कन्वर्ट करके बना देता है ऑल्टरनेटिव। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हर पैनल के नीचे एक एक माइक्रो इन्वर्टर लगा दिया है जो उस पैनल के आउटपुट को कन्वर्ट कर देगा AC आउटपुट में। ठीक है। अब वो AC आउटपुट है, उसकी कॉम्बिनेशन करना आसान है। वो आपने जहाँ जहाँ बना दिया है वो इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि सारे के सारे एक लाइन में कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसकी भी एक लिमिटेशन है कि इसमें इस वाले मॉडल माइक्रो इन्वर्टर के अंदर आप मेरा ख्याल है 8 पैनल्स 9 पैनल से ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर सकते सीरीज़ के अंदर, क्योंकि उसकी जो वायर है ना, ये जो वायर स्टैंडर्ड कंपनी ने भेजी है इसकी लिमिटेशन है। तो आप 9 या 10 पैनल से ज़्यादा इस स्ट्रिंग के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, पर ऑन दी अदर हैंड ना, मतलब वो क्यों नहीं लगाया जो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, और ये क्यों लगाया? अच्छा। इसकी क्या ये रीज़न है? मतलब इसकी रीज़न बताए ना ज़रा। अच्छा, इस इन्वर्टर पे क्यों जा रहे हैं? उसकी बड़ी क्लियर सी वजह है कि अगर शेडिंग हो आपके रूफ पे या आपके रूफ पे शैडो आते हो, दरख्त हो आसपास में, तो फिर आप ये लगा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके फर्ज करें 16 पैनल्स हैं, उसमें से 4 पे दरख्त का शैडो आ रहा हो और बाकियों पे ना आ रहा हो, तो फिर आप ये माइक्रो इन्वर्टर लगाएं। 12 मैक्सिमम पे जो करंट बना रहे होंगे वो स्ट्रेट अवे नीचे जा रहा होगा, AC करंट, और वो बेच रहे होंगे, वो डायरेक्ट बिक रहा होगा उसमें। और यही चीज़ अगर उसमें होती तो फिर उसमें आप MPPTs यूज़ करते हैं। मतलब आप स्ट्रिंग इन्वर्टर में तो माइक्रो आपके MPPTs होते हैं, मल्टीपल पावर पॉइंट ट्रैकिंग होती है, और फिर उसमें आप बेस करते हैं डिज़ाइन करते हुए ही कि आपकी स्ट्रिंग्स ऐसे डिफाइन हुई हुई हो कि अगर 4 पैनल्स पे शैडो आता है तो वो चारों एक स्ट्रिंग अलग में हो, और बकाया पैनल्स जिन पे शेड नहीं आता वो अलग स्ट्रिंग में हो, ताकि वो दोनों एक दूसरे पे अफेक्ट ना करें। शेड वाली ने नहीं भी बनाना ना बनाए,
नॉन शेडिंग वाली अपना बनाती और रहेगी। चलें अगर 16 पैनल्स इसी को रेप्लिका कर लेंगे, 16 पैनल्स ही आपके कराची में लगे हुए हैं, ठीक सही है, है। और कराची में जो सिस्टम लगा हुआ है वो आपका 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। और 4 पैनल्स पे ही ये कैलिफोर्निया में आपकी शेडो आया और 4 पैनल्स पे ही पाकिस्तान में आ रहा है, और यहाँ आपने 8-8 की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं, तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? अब इन दैट सेंस सिस्टम डिज़ाइन गलत हुआ है, क्योंकि ठीक है ना, पाकिस्तान में जो ठीक है 4 ना। पैनल्स आपने लगाए हैं कोई वो बात नहीं। आपको पहले डिज़ाइन में पर आपको इंक्लूड पता है करना कि चाहिए यार था। 10 किलोवाट से ज़्यादा MPPT भी नहीं आता है ना, 10 पे 2 से ज़्यादा ही है, हाँ, तो 2 से आपके पास यही ऑप्शन था। बिल्कुल। तो जब यही ऑप्शन था जो आप मैक्सिमम कर सकते थे, तो फिर ये US वाला ज़्यादा चलेगा। आप 12-4 खेल सकते थे। नहीं 8-8 पे आप सही कह रहे हैं, 8-8 पे आप वहाँ सही भी कह रहे हैं। 8-8 की लगी हुई थी ना, यहाँ भी 8-8 की लगी हुई चलें, है, तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो ऑफ गया। कोर्स, बिल्कुल। उसकी एफिशिएंसी इस तरह ज़्यादा हो गई कि आपने हर पैनल को इंडिविजुअली कंट्रोल कर लिया। ठीक है। यहाँ आपने 8 पैनल की 8 पैनल्स की हम एक्सटेंट 8-8 को कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली आपको ये करना चाहिए था कि आपको पहले ये बात इंश्योर करनी चाहिए थी कि शेडिंग कितनों पे पॉसिबल है, ठीक और है। उस शेडिंग के मुताबिक स्ट्रिंग को डिजाइन करना था, ठीक है। जो कि यहाँ नहीं करती, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको पता है काम अच्छा ठीक है, मोस्टली देखें पाकिस्तान में एक तो सनी भी बहुत ज़्यादा होता है और हमारी रूफ जो है वो भी स्ट्रेट होती है, फ्लैट रूफ है। तो फ्लैट रूफ में आपको ये शेडिंग का इतना इशू होता भी नहीं है। बिल्कुल। अब इनकी रूफ तो देखें आप, हर तरफ से शेड आ रहा है, बीच में पहले 2 राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर बीच में 2 टावर हैं। 2 टावर हैं, दरख्त सामने आ रहा है। अभी सब स्टार्टिंग में वीडियो के दिख रही थी कि कहाँ से शेड आ रहा है दरख्त के ऊपर। बिल्कुल ऐसी है। तो इतने सारे शेड्स में अगर आप 8-8 की स्ट्रिंग को चलाएंगे तो वो पूरी 8 ही नहीं चलेंगी। बिल्कुल इस तरह एटलीस्ट 16 पैनल लगा रहे हैं तो कोई 14-15 तो चल ही रहे होंगे ना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये प्रैक्टिकली ये जो इन्वर्टर है ये इन रूफ के लिए बने हैं, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, असल पॉइंट पर ये हुआ। बिल्कुल ऐसी है। ये उन्हीं रूफ्स के लिए बने जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन हमें प्रैक्टिकली इनकी ज़रूरत नहीं है, हमारी रूफ इनसे बेहतर है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगेन कॉस्ट वाइज अगर आप कंपेयर करें ना, तो माइक्रो इन्वर्टर महंगा पड़ता है। अब ठीक है। क्योंकि अगेन आपकी वाली बात है, उनकी रूफ ही ऐसी है, तो उनके पास ऑप्शन ही ये है, बजाय से कि पूरे 8 के 8 पैनल चलवाना रोक दें, वो ये इसी पे चला लें, उनके लिए ये बेहतर है। सही है, कॉस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है अगर आप इसको स्ट्रिंग इन्वर्टर से कंपेयर करें जो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर। सही है। तो कॉस्ट वाइज आपको बेनिफिट नहीं होता, नुकसान नहीं होता। ये कितने 450 वॉट के पैनल्स लगा रहे हैं? ये रफली 440 किस कंपनी के हैं ये क्यू सेल लिखा हुआ आ रहा था शुरू में। क्यू सेल के पैनल्स हाँ, क्यू सेल लिखा हुआ आ रहा था शुरू में। और जो इन फेज जो माइक्रो इन्वर्टर्स है वो इन फेज के हैं। अब ये आप देख लें, अच्छा। एल ब्रैकेट है, एल ब्रैकेट के नीचे बेस प्लेट है और साथ में आपकी रेलिंग लगी हुई है और नट बोल्ट से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और आपका माइक्रो इन्वर्टर माउंट हो गया आपकी रेलिंग के ऊपर, और आपका पैनल के जो MC4 कनेक्टर्स हैं वो आपके इन माइक्रो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गए। अब माइक्रो इन्वर्टर की एक मेन लाइन चल रही है जो कि सिस्टम में बिल्ट इन है, डिज़ाइंड है, और उस मेन लाइन पे आपकी लिमिटेशन है कि आप 9 या 10 पैनल्स लगा सकते हैं। इनके पैनल्स 16 हैं, तो इसलिए इनको वो ऐसे करना है कि इनको 2 स्ट्रिंग्स बनानी पड़ रही हैं यहाँ पे। तो अब आपको दिखेगा आखिर में कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव टर्मिनल्स निकल रहे होंगे और 2 आपके दूसरे टर्मिनल्स, टोटल 4 वायर्स आ रही होंगी। अगर आपका सिस्टम इनके पैनल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर होता तो फिर सिंगल लाइन ही नीचे आ रही होती। सही है, ठीक है। अब अगेन जो उन्होंने मॉडल चूज़ किया है माइक्रो इन्वर्टर का, उसकी ये लिमिटेशन है। 10 पैनल्स राइट साइड पे हैं, 6 पैनल्स लेफ्ट साइड पे हैं। अच्छा। ये अब सिस्टम को ग्राउंड भी कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम को ग्राउंड करना लाज़मी बात है। ऑनरेड इन्वर्टर कौन से कर रहे हैं? ये जो बेयर कॉपर वायर है, ये अच्छा। अर्थ की वायर है, ये नीचे जाके भी कनेक्ट कर देंगे। अभी सिर्फ रूफटॉप पे काम कर रहे हैं, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। और कनेक्टर्स के साथ पूरे रेलिंग्स को जोड़ रहे हैं, बेयर कॉपर वायर है, नॉर्मल सा प्रोसेस है, और पूरे स्ट्रक्चर को ही कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को करना लाजमी है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तो बेयर कॉपर से नहीं करते ना, स्ट्रक्चर को तो बेयर कॉपर से नहीं करते। बिल्कुल, यहाँ पे जो लाइटनिंग अरेस्टर है उस पर अगर लगाएं तो उस पर आप बेयर कॉपर लगा रहे होते हैं। अच्छा, वो लाइटनिंग अरेस्टर भी तो डायरेक्ट अंदर जा रहा होता है ना, उसमें डिश में जा रहा होता है। बिल्कुल, वो भी स्ट्रक्चर को तो नहीं कर रहा होता ना। नहीं, अगेन प्रेफरेबली तो यही है कि आप बेयर से करें, बट रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर फॉलो ही नहीं करते, जरूरत नहीं पड़ती इनका। बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं कि मेटल की डक्टिंग है और मेटल के पाइप्स को ये अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं कि जहाँ से इन्होंने चलाना है। और उसके बाद अच्छा अब आप देख सकते हैं सारे ड्रिल्स जो हैं, सारे जो टूल्स हैं वायरलेस हैं, क्योंकि जो टेक्नीशियंस हैं वो इतना हेफ्टी चार्ज कर रहे हैं कि दे हैव टू मेंटेन देयर रिग्स एंड देयर गिग्स एंड देयर मशीनरीज एंड देयर टूल्स, और खुद ही आके उन्होंने काम करना है। काम भी तो फिर जल्दी हो जाता है ना इससे। बिल्कुल, मशीनरी से काम जल्दी होता है। और अगेन जो भी चीज़ चाहिए होती है हायर कर लेते हैं, फोकलिफ्ट चाहिए फोकलिफ्ट ले आएंगे, क्रेन चाहिए सिजर लिफ्ट चाहिए अपने साथ ले आएंगे, क्योंकि अगेन दे हैव द मार्जिन। और 2 ही बंदों ने काम करना है ना असल में, चीप लेबर तो वहाँ है नहीं, एक्सपेंसिव लेबर है, तो एक्सपेंसिव लेबर को फिर पता है फिर अपने आप को मैनेज कैसे करना है, तो वो सारा का सारा काम खुद ही मैनेज कर लेते हैं। कोई वहाँ छोटे हेल्पर नहीं घूम रहे, आप देख लें। सही है कि हाँ भाई छोटे ये पकड़ाओ, हाँ भाई छोटे वो पकड़ाओ, ऐसा काम वहाँ तो नहीं हो रहा।
कॉन्डुइट्स हैं, नॉर्मल कनेक्शंस है, पाइप्स हैं जिसके अंदर वायर लेंग हो रही है, ये वही फिश पाइप है जिस फिश वायर है जिसके थ्रू आप वायर को खींचेंगे। अब ये नीचे से वायर ऊपर रन कर रहे हैं, अब एसी वायर जा रही है ना ऊपर। बिल्कुल एसी वायर ऊपर जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, और साथ में अर्थ की वायर भी ऊपर जा रही है जिसको कनेक्ट कर देंगे ऊपर। और कनेक्शन होने के बाद ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहाँ पे लाके इनका कनेक्शन हो जाएगा। और वो मीटर लगा हुआ है, आप राइट साइड पे देख सकते हैं, जो गोल सा मीटर है, जैसे हमारे पुराने मीटर होते थे यहाँ पाकिस्तान में, वैसा मीटर है। अच्छा, इनके वैसे भी जीएसएम मीटर होते हैं, उनका चल के कोई रीडिंग लेने नहीं आ रहा होता जी, वहाँ रीडिंग मीटर रीडर नहीं होता वहाँ, जिसको पकड़ के आप चमाटे चमोटे करा देते हैं यहाँ पे, वहाँ तो ऐसा कोई नहीं होता। वायर रन हो रही है और वायर रन हो जाएगी ऊपर। अब ये 2 लोग हैं तो इनको ये बेनिफिट है कि एक वीडियो बना रहा है और दूसरा वायर रन कर रहा है। अभी आप देखें ना, एक ही हाउस के 2 स्प्लिट रूफ्स हैं, और स्प्लिट रूफ में भी ये बीच में छोटी छोटी ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो उसमें सोलर सिस्टम ने क्या चलना है, बड़ा मुश्किल है सोलर को चलाना यहाँ पे। और यह वायर को ऊपर खींच लिया और ऊपर कनेक्शन कर देंगे ये। और अब ये सारा एसी आउटपुट है। मज़े की बात यह है कि अब ये एसी आउटपुट है, डीसी कनेक्शन ऊपर ही कन्वर्ट हो गया, हर पैनल के नीचे कन्वर्ट हो गया। अब अगर ख़राब भी होगा तो एक माइक्रो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, तो उसको मॉनिटरिंग करते हुए उनको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा माइक्रो इन्वर्टर मेल फंक्शन कर रहा है, उसको रिप्लेस करें, रिपेयर करें, वारंटी में क्लेम करें। सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कितनी आसान कर दी इन्होंने। बिल्कुल मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, जितना आपने ऐड करना है ऐड कर लें, माइनस करना है माइनस कर लें। और ये कनेक्शंस को जॉइन कर दिया है और ये अर्थिंग हो गई है। और वो आप देख सकते हैं कि जो एसी आउटपुट्स की लाइंस है वो सारी कनेक्ट हो गई हैं, और अब नीचे जाकर उनको जॉइन कर दिया जाएगा। ये पीवी कंबाइनर बॉक्स है, क्योंकि इनकी 2 स्ट्रिंग्स है तो इनको कॉम्बिनेशन करने के लिए रूफटॉप पे ही ज़रूरी है कि रूफटॉप पे कंबाइन होकर नीचे अलग से लाइन आए, ताकि अगर आपको फॉल्ट चेक करना हो तो आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, किसी भी टाइम रिपेयर भी कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ डिस्कनेक्शन नीचे से ही नहीं हो, ऊपर से भी हो सकता हो। अब ये कंबाइनर बॉक्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहाँ पे लाके इसको जोड़ देंगे अभी ये। और नॉर्मल सा प्रोसेस है बेस्ड ऑन द करंट आउटपुट। यहाँ पे अब अर्थिंग का कनेक्शन होएगा और उसके बाद वो फेस का कनेक्शन होएगा, न्यूट्रल्स का होएगा, दैट्स इट। सिंपल सी कहानी है। और कहानी में फ़ायदा ये है कि माइक्रो इन्वर्टर, अब मैं तो अभी सोच रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था अभी तो इसने इन्वर्टर लगाना है, अभी टाइम रहता होगा, तो लगा चुका है सारा कुछ, इसका तो कोई काम ही नहीं बचा। इसका कोई काम नहीं बचा, वो ऊपर ही लग गए इन्वर्टर सारे, इसके हर पैनल के नीचे लग गए। और कॉम्बिनेशन यहाँ की हो गई, और ये इसने सीटी भी लगा दिया, फिनिश। वेरी इजी है, मेन सर्विस टर्मिनल। ये तो हमारे वाले से ज़्यादा आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बट इन अ बिगर सिस्टम कॉस्ट को जब कंसीडर करें बहुत ऊपर चली जाएगी। अगर इंडस्ट्रियल 100 किलोवाट में जाए तो क्या करेंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसमें बैटरी भी नहीं लग सकती। बिल्कुल, इसमें बैटरीज का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो फिर आपको सेपरेट सिस्टम दूसरे इन्वर्टर लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अगेन आप इन पैनल्स को यूज़ नहीं कर सकते, आपने ऊपर ही डीसी टू एसी कन्वर्ट करवा दिया। हाँ, ये भी है, ये भी है, ऊपर से वरना डीसी नीचे ही लानी पड़ेगी। बिल्कुल, बैटरी के पास। ज़बरदस्त, ये माइक्रो इन्वर्टर का ऑप्शन आपका। हाँ, ये अच्छे। आप बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी इसके ऊपर कि क्या ये इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में और इनका क्या फ़ायदा है। ये अब आप देख लेना, शेडिंग हुई भी है, देखें शेडिंग हुई भी है। 1 2 3 4 पैनल्स पे तो हो ही रही है, 5वें पे जा रही है अभी ये। अभी सूरज ने और नीचे जाना है, तो एटलीस्ट फिर इनका इस तरह तो फ़ायदा होएगा। पर अगेन ये पॉइंट ये हुआ इसका कि यूज़फुलनेस ही इसकी ए शेप रूफ में है। अगर पाकिस्तान में किसी की ए शेप रूफ है तो उसके लिए ये अच्छी चीज़ है। अगर नहीं है तो फिर हमारे यहाँ शेडो नहीं आते, हम लोग स्ट्रेट पैनल लगा सकते हैं और हमारी एफिशिएंसी उसी में ही अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी आ जाती है। बिल्कुल। और हमारे पास रेडीली और अबंडेंटली अवेलेबल भी वही है, पार्ट्स भी उसी के हैं, तो वो चीज़ें वही लगवानी चाहिए जिसकी जो अबंडेंटली अवेलेबल भी हो, खुदा ना खासा ख़राब भी हो जाए तो हम वो चेंज करवा सकें। अगर वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और फीडबैक अपना दें। आज के लिए ये था, थैंक यू।